मैं चित्तौड़ जिले में कपासन उपखंड में निवास करता हूँ। मेरे पास में प्रसिद्ध स्थान मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है, मातृकुंडिया, वहाँ उसके पास में मेरा गाँव है। स्नातक की परीक्षा मैंने चित्तौड़ महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज से उत्तीर्ण की और स्नातकोत्तर की परीक्षा मैंने मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से स्वयं पाठी के रूप में उत्तीर्ण की। बीएड मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से किया। पहले एमए मेरा संस्कृत में था, बाद में मैंने हिंदी में किया। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोर्दा में हिंदी के व्याख्याता पद पर 2017 से नियुक्त हूँ। बहुत बढ़िया सर। क्या वजह रही कि सर आप संस्कृत से एमए करने के बाद भी फिर आपने हिंदी की तरफ रुख किया? विशेष जी रुचि सर। आपकी इसमें थी या संस्कृत से कुछ न, अलगाव जी आपको? जी 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 सर। सर वजह तो ये रही कि मेरे घर में मेरे रिश्तेदारों में भी कोई पढ़ा लिखा था नहीं, एकदम अनपढ़ परिवार से ही मैं हूँ, तो गाइडेंस कुछ था नहीं। बस ऐसे सुना था कि संस्कृत में करियर का स्कोप ज़्यादा है, तो इसलिए पहले संस्कृत लिया था। और उसके बाद में जब मेरी पोस्टिंग अध्यापक थर्ड ग्रेड में हो गई थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि संस्कृत का साधारण व्यवहार में ज़्यादा प्रयोग है नहीं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे हिंदी में एमए करके फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि मैं व्यवहारिक रूप से उसका भाषा का प्रयोग अपने जीवन में भी कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। और ये हमारी राष्ट्रभाषा भी है, तो उसकी सेवा भी हमें करनी चाहिए। ऐसा सोच करके फिर मैंने वापस एमए किया, नेट किया, सेट किया, फर्स्ट ग्रेड जी भी सर, उत्तीर्ण किया। बहुत बढ़िया। जी बहुत सर। बढ़िया। आप चित्तौड़ से संबंध रखते हैं सर? जी, अभी चित्तौड़गढ़ मैं लंबे। चित्तौड़ में निवास कर रहा हूँ सर। चित्तौड़ शहर जी में ये भक्ति शक्ति की नगरी है, यहीं जी। निवास कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, चित्तौड़गढ़ जो है लंबे समय से मेवाड़ की राजधानी रहा था। तो चित्तौड़गढ़ में जो एक दुर्ग है, जिसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग बोलते हैं, उसका प्राचीन नाम चित्रकूट बताते हैं। तो ये चित्रकूट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था सर? जी, छठी शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट दुर्ग का निर्माण आंशिक रूप से करवाया था। उसके बाद में कई राजा हुए जिन्होंने इसका धीरे धीरे विस्तार किया और आज ये काफी बड़ा दुर्ग है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया इसके बारे में कहा जाता है। लगभग 8 किलोमीटर की परिधि में ये दुर्ग बना हुआ है, बहुत विशाल दुर्ग है भी। बहुत बढ़िया सर। ये गुहिल वंश के पास कैसे आ गया सर ये? किसको हराया था गुहिलों ने, और कौन उस समय शासक थे जिन्होंने हरा के इसको अपने अधिकार में ले लिया था? जी सर, 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हरा करके इस दुर्ग को प्राप्त किया था और यहाँ पर गुहिल वंश का राज्य स्थापित किया था। बहुत बढ़िया सर। आपके चित्तौड़ में सर विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं? जी सर, चित्तौड़ में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। अ, बेगू, कपासन, चित्तौड़, अपने निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी। आपने निम्बाहेड़ा का नाम लिया सर। निम्बाहेड़ा एक सभ्यता भी मिलती है, तो इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं जो आपके ध्यान में आ रही हैं, बताइए। सर ये पुरा पाषाण कालीन सभ्यता है। यहाँ पर कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अभी इसकी छानबीन और जारी है। अभी ज्यादा इसका कुछ पता चल नहीं पाया, लेकिन कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए और ये पुरा पाषाण कालीन सभ्यता यहाँ पर मिली है, निम्बा नदी के पास में। जी सर। और भी कोई नदी है क्या निम्बा नदी के अलावा यहाँ पे? अ, इसके आसपास में तो निम्बा नदी ही मेरे ध्यान में है, बाकी चलिए तो सर। नहीं। बाकी तो चित्तौड़ में तो सबसे ज्यादा नदियां हैं राजस्थान में। जी जी जी। संभाग की देखी जाए तो वैसे उसमें कोटा तो में सबसे ज्यादा, चित्तौड़गढ़ लेकिन के चित्तौड़ में सबसे ज्यादा चौरासीगढ़ है। नामक स्थान पे एक नदी प्रवेश करती है राजस्थान में, वो कौन सी नदी है? ये श्रीमान चौरासीगढ़ से चंबल नदी प्रवेश करती है, जो राउतवाटा होती हुई फिर आगे कोटा जी की जी तरफ जी। जाती है जी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है सर? इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, मऊ के पास में। उसका स्थान का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं सर।
आपने पहले मातृकुंडिया का नाम लिया था। जी जी सर। यहाँ से किसी किसान आंदोलन का भी नाम जुड़ा हुआ है क्या? जी सर, यहाँ पर एक जाटों ने यहाँ एक आंदोलन के लिए सभा की थी काफी पहले, और उसके बाद में अपने बलवंत बलवंत नहीं, उन्होंने एक के आंदोलन की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी जी। कौन सा आंदोलन सर? एक के आंदोलन की अच्छा। तो 21 जाट सूत्रीय आंदोलन जैसे माते थी। अपने जाट आंदोलन के बारे में आप बता रहे थे, जाटों ने सभा की थी, तो क्या उसको किसान आंदोलन नहीं माना गया था? जी सर, मतलब उसके केवल एक यहाँ सभा पर का एक ही बहुत नाम बड़ी लिया है। सभा हुई थी, और बाद में वो कितना चला इसका उल्लेख मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं सर। एक सभा जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी हुई थी, उसके ऊपर जी जी। उसमें कई मांगे महाराणा से की गई थी, लेकिन उसके बाद में ये कितना चला इसका उल्लेख चलिए मैंने कोई बात अभी नहीं, कहीं बहुत पढ़ा बढ़िया नहीं बता सर। रहे हैं सर आप। एक मंदिर है सर आपके यहाँ, समीधेश्वर मंदिर, नाम सुना जी होगा सर। सर आपने। जी इसे मोकल बिल्कुल, मंदिर के नाम से भी समिदेश्वर जाना मंदिर जाता दुर्ग है। पर है सर। जी, इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जी सर। इसके वास्तविक निर्माता कौन थे सर? सर, समिदेश्वर मंदिर के वास्तविक निर्माता तो मौर्य वंश के जो शासक थे वे ही थे मेरे ख्याल से, कंफर्म पूरा नहीं हो सर। चलिए कोई बात नहीं सर। मीरा मंदिर का नाम सुना सर आपने? जी, मीरा मंदिर बिल्कुल दुर्ग पर है। कुंभ-श्याम मंदिर के पास में मीरा मंदिर बना हुआ है, थोड़ा छोटा है उससे। मीरा कुंभ-श्याम मीरा मंदिर मंदिर से थोड़ा में छोटा। किसकी प्रतिमा है सर? जी सर, मीरा मंदिर में अभी 5-6 साल पहले तो मैं गया था, तो वहाँ पर जी प्रतिमा तो कोई नहीं थी, एक तस्वीर ज़रूर लगी हुई थी भगवान कृष्ण की और मीरा की तस्वीर। किंतु फिर बाद में एक घटनाक्रम यहाँ पर घटा 5-6 साल पहले, और कहा कि यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई है। तो वो वैसे तो ऐसा कुछ था नहीं, प्रकट हुई है। इस संगमरमर की मूर्तियाँ फिर रात को 2 बजे योजनापूर्वक लगाई थी, और बात इस प्रकार से प्रचारित हुई थी कि यहाँ पर मूर्ति प्रकट हुई। अभी कृष्ण की मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है सर। चलो बहुत बढ़िया सर। जी। तो ये मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था सर? जी सर, इस मंदिर का निर्माण थोड़ा-सा मतभेद इतिहासकारों में है, किंतु महाराणा कुंभा की एक पत्नी थी सुमति, वह भी कृष्ण भक्त थी और बड़ी चमत्कारी थी, और उसी समय अ रविदास जी भी यहाँ पर पधारे थे, और उस सुमति के पूजा अर्चना के लिए बनाया गया था, लेकिन सुमति इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई, और फिर मीरा ने भी वहीं पर पूजा अर्चना शुरू की थी, तो लोग इसको मीरा मंदिर के नाम से ही जानते हैं, और मीरा के लिए बनाया गया, और उनके महाराणा सांगा के मतलब द्वारा बनाया गया, जी ऐसा जी मानते हैं, जी। लेकिन ये वास्तव में कुंभा के द्वारा बनाया गया है सर। चलिए बहुत बढ़िया बताया सर आपने। मातृकुंडिया की हमारी पहले बात हुई थी, ये किन नदियों के किनारे या कहें कि संगम पर स्थित है? जी सर, यहाँ पर संगम तो नहीं है, लेकिन बनास नदी जो अपने राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, वो यहाँ पर बहती है, और मातृकुंडिया यहाँ पर परशुराम जी का मातृ जो पाप लगा था वो यहाँ पर उतरा था, इसलिए इसको मातृकुंडिया नाम से जानते हैं, और ये मेवाड़ का और राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। जी सर। चलिए आपके लिए अंतिम प्रश्न है, विजय स्तंभ का आप नाम सुना होगा आपने। जी बिल्कुल, सर्वप्रसिद्ध है हाँ सर। इसके, जी जी, इसके बारे में कुछ मुख्य बातें बता दीजिए। जी सर, विजय स्तंभ 9 मंजिली इमारत है, और यह हिंदू देवी देवताओं का विश्व कोष कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 46 के बीच में करवाया था, और मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस का ये प्रतीक चिन्ह भी है, और हमारा राजस्थान का राज्य चिन्ह भी है। चलिए बहुत बढ़िया सर। मैं चाहूंगा अगले साथी साक्षात्कार को जारी रखें। जी गोपाल जी, जी कैसे हैं? नमस्ते जी। बढ़िया जी हूँ जी। मैडम। नमस्ते जी। आपके प्रिय कवि कौन है? जी, एकदम से पूरा मतलब कोई प्रिय कवि तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे को हर काल में कोई न कोई कवि अच्छा लगता है, और या किसी न किसी कवि की, हर कवि की कोई न कोई कविता अच्छी लगती है। मेरी रुचि भी कविता पाठ में ही है, तो इसलिए, पर फिर भी जयशंकर प्रसाद मेरे को अच्छे कवि लगते हैं, प्रिय कवि लगते हैं। जी। बहुत बढ़िया। आप जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ बताइए सर। जी मैडम, जयशंकर प्रसाद
छायावाद के प्रकाश स्तंभ जो 4 हैं उनमें से एक कवि हैं और इनको कृष्णदेव झारी ने ब्रह्मा से नवाजा है, ब्रह्मा उपाधि से नवाजा है और ये सांस्कृतिक जागरण के बहुत बड़े कवि हैं और ऐतिहासिक पुनरुद्धार के भी कवि इनको कहा जाता है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये कवि हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे, कविताएँ भी लिखी, निबंध भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे। जी सर। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के बारे में बताइए, कोई इनके महत्वपूर्ण नाटक कौन-कौन से हैं, जितना आपको जानकारी हो? जी वैसे जयशंकर प्रसाद नाटक सम्राट कहे जाते हैं और इन्होंने कई नाटक लिखे हैं और इनकी सांस्कृतिक चेतना जो उभर कर के आई वो नाटकों में ही आई है। इनका नाटक है सज्जन, कल्याणी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। जी सर। इन्होंने अपने एक नाटक की भूमिका में कहा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के उस अप्रकाशित अंश को सामने लाने की है जिससे हमारा वर्तमान बना है। तो किस नाटक की भूमिका में कहा है ये? जी मैडम, एकदम ऐसा कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन मैं अनुमान से कह सकता हूँ कि चंद्रगुप्त इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, हो सकता उसमें कहा और वो नाटक इसी प्रकार का है। चलिए। कामायनी रचना है सर इनकी। उसमें जी। सर्ग कितने हैं सर? जी मैडम, उसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, किस आशा जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ये मनोभावों के आधार पर उनके नाम दिए गए हैं। चिंता, हाँ, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद इस प्रकार से मनोभावों पर आधारित इनके नाम हैं। बहुत बढ़िया सर। इनकी एक रचना है लहर, किस श्रेणी में आता जी है सर मैडम। ये? लहर ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है। ठीक है। इसमें कुछ कविताएँ इनकी संकलित है सर? जी नाम बता इनकी कविताएँ संकलित हैं, पर अभी मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, माफ़ कीजिए। कोई बात नहीं सर। आप प्रसाद जी की कोई भी जो कविताएँ आप कहते हो कि मुझे अच्छी लगती है पढ़नी, तो इनकी कविता की कोई भी 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए सर। जी चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया जो सेल्यूकस की पुत्री है वह इस देश की प्रशंसा में और इस देश के सौंदर्य के विषय में गाती है। मैं थोड़ा-सा उसको गा कर के बताता हूँ। मेरे को वैसे थोड़ी खाँसी हो रही है, थोड़ा प्रयास करता हूँ। जी मैडम। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। जी मैडम, अब पूरा भी आता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सुनाया आपने। आगे मैं अगले साथी से अनुरोध करूँगी कि वो अपनी भूमिका का निर्वाह करें।
हाँ, अमर वीणा जी आप पूछ लीजिए। अमर जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ सर, आप इनसे 5 मिनट प्रश्न पूछ लो। हाँ, हिंदी के सवाल करने हैं ना सर? जी जी जी। हाँ सर, मैं अभी जुड़ा हूँ सर। कौन दे रहे हैं साक्षात्कार में? पूछना जी सर, भूल मैं गया। गोपाल लाल जाट चित्तौड़ से दे रहा हूँ सर। हाँ, तो गोपाल जी, आपको हिंदी साहित्य में कौन सा काल पसंद है? जी सर, वैसे तो सारे काल अच्छे लगते हैं, किंतु भक्ति काल मुझे थोड़ा विशेष प्रिय है। हाँ सर, मुझे एक सवाल आप बताइए कि भक्ति काल के उद्गम के संदर्भ में, भक्ति के उदय के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी के दृष्टिकोण में विशेष खास क्या अंतर लगता है आपको? जी सर, आचार्य शुक्ल जी का दृष्टिकोण है वो विधेयवादी दृष्टिकोण है। प्रवृत्ति गत विशेषताओं के आधार पर उन्होंने काल का विभाजन किया है और उन्होंने भक्ति काल का उदय जो माना है वह उन्होंने इस्लाम के आगमन को माना है। उन्होंने कहा कि जब इस्लाम आ गए और यहाँ के हिंदू जब हार गए तो फिर उनके पास में भक्ति की ओर उन्मुख होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और कोई भी हारा हुआ व्यक्ति या तो विलासिता की ओर प्रवृत्त होता है या फिर भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है, तो वो इस्लाम के आगमन को इसका प्रमुख कारण मानते हैं। किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो दृष्टिकोण है वो परंपरा के निरंतर को लेकर के उनका इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। उनका कहना यह है कि अगर इस्लाम के आने से भक्ति काल आया होता तो सबसे पहले 712 में जब सिंध में राजा दाहिर हार गया था और इस्लाम वहां आ गया था तो उधर से उसका आगमन होना चाहिए था, किंतु भक्ति का आगमन दक्षिण भारत से हुआ। जो वहां पर 8वीं 9वीं शताब्दी में आलवार संत थे और नयनार संत थे, वहां पर ये भक्ति आंदोलन चल रहा था। वही उत्तरोत्तर फिर उत्तर की ओर आया और उन्होंने ये कहा कि मैं शुक्ल जी के विचारों का एकदम से विरोध नहीं कर रहा, किंतु मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति आंदोलन 12 आना वैसा ही रहता जैसा वर्तमान में है। जी सर। जी सर। हाँ सर, एक दृष्टिकोण जैसे कि सूफी साहित्य में और संत साहित्य में स्त्री को किस रूप में देखा जाता है, कि आपके किस तरह से देखा जाता है, कि जिस तरह से कबीर और जायसी के नजरिए में आप अंतर करना चाहो तो? जी श्रीमान, सूफी काव्य और संत काव्य में अंतर पूछ रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा, ये स्त्री के पूछना चाह प्रति। रहा हूँ जी कि सर, स्त्री मैंने को। सुना हाँ नहीं था सर। हाँ जी सर। हाँ हाँ। स्त्री के प्रति दृष्टिकोण संतों के ऊपर चूंकि नाथ पंथ का प्रभाव है इसलिए वो स्त्री को कामिनी रूप में स्वीकार नहीं करते। बाकी गृहस्थी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में तो वो स्वीकार करते हैं, लेकिन कामिनी रूप में उसको स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उनके ऊपर नाथ पंथ के संस्कार हावी हैं। और इसमें भी कबीर जो हैं उनका कामिनी रूप में तो उनको स्वीकार नहीं है, किंतु बाकी रूप में उनको स्वीकार है। और वह स्वयं भी जब ईश्वर की भक्ति के लिए वो मानते हैं कि ईश्वर की भक्ति में समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है और स्त्री के समान कोई समर्पण कर नहीं सकता है, तो वह अपने आप को स्त्री मान करके ईश्वर की आराधना करते हैं और उनकी आत्मा चीख उठती है कि सखी गाओ मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। किंतु सूफियों के यहाँ पर स्त्री विषयक दृष्टिकोण थोड़ा अलग प्रकार का है। स्त्री को वहां पर उन्होंने परमात्मा के रूप में दर्शाया है और इधर संत कवि में स्त्री को उन्होंने आत्मा के रूप में दर्शाया है। जी सर। हाँ सर, कोई आपको जैसे कोई गद्यकार जो पसंद है हिंदी साहित्य में, जैसे कोई जी सर, प्रिय गद्यकार लेखक? तो जी मुझे प्रेमचंद ही पसंद है सर। प्रेमचंद क्यों पसंद है सर?
जी सर, प्रेमचंद पसंद होने का कारण है कि एक तो मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ और प्रेमचंद भी ग्रामीण परिवेश से थे और उनके जितना साहित्य उन्होंने लिखा है, वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित, किसानों से, मज़दूरों से संबंधित अधिक साहित्य उन्होंने लिखा है और मैं भी क्योंकि किसान परिवार से हूँ, तो काफ़ी संवेदना मिलती-जुलती सी है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जो लिख रहे हैं, मेरे आस-पास की ही घटनाएँ हैं, उस प्रकार की घटनाएँ मेरे आस-पास घटती हुई मैंने देखी है जी। और अभी भी देख रहे हाँ, हैं। मैं समझ गया आपकी जी। बात। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कह रहा है कि आप मुझे प्रेमचंद इस कारण से पसंद है कि मैं भी किसान परिवार से आता हूँ और वो भी। आजकल की जो दुनिया है वो बहुत बदल गई है, जैसे कि 21वीं सदी है तो ग्रामीण परिवार तो वैसे भी है, भारतीय समाज वैसा रहा है, लेकिन क्या प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता उस तरह से नहीं रहेगी? आपका कहने का मतलब जिस तरह से कि भई आज दुनिया है, इस तरह से बदली है कि औद्योगिकरण आया है, पूंजीवाद आया है, सारी कुछ मतलब कंप्यूटर पे भी बहुत सारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई है, तो उनके साहित्य की प्रासंगिकता कम होती जा रही है। आपको लगता है ये? जी सर, मुझे नहीं लगता कि उनके साहित्य की प्रासंगिकता अभी कम हुई है। जिस प्रकार हुँ, के हुँ। विमर्श उन्होंने लिखे हैं, मज़दूरों की स्थितियाँ हुँ, का हुँ, वर्णन हुँ। किया है, दलितों की स्थितियों का वर्णन किया है, किसानों की स्थितियों का वर्णन किया है, तो गाँवों में तो अभी भी वैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं कमोबेश। कुछ कम हो गई होगी लेकिन काफ़ी स्थितियाँ अभी भी वैसी वहाँ दिखाई देती है, उतनी प्रखर रूप में भले ही नहीं दिखाई देती है, किंतु उनकी प्रासंगिकता तो अभी भी बनी हुई है। एक सवाल सर आपने कफन कहानी पढ़ी होगी जी सर। और उसने कहा था भी पढ़ी होगी। जी सुना नहीं सर, एक बार वापस। हाँ, उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी आपने पढ़ी होगी शायद। जी सर। हाँ, दोनों कहानियों में आप संवेदना और शिल्प की दृष्टि से क्या अंतर देखते हो? जी श्रीमान, उसने कहा था कहानी, ये प्रारंभिक कहानियों के दौर में सर्वश्रेष्ठ कहानी है और ये फ्लैशबैक शैली में, पूर्व दीप्ति शैली में ये कहानी लिखी गई है और प्रेम के का उदात्त चित्रण इसमें किया गया है और कफन जो कहानी है, इसमें मेरे ख़्याल से ये दलित चेतना की कहानी है, ये भूख की विडंबना की कहानी है और उसने कहा था जो कहानी है ये प्रेम की कहानी है, एक उदात्त प्रेम की कहानी है और त्याग की कहानी है। जी सर। हाँ, एक राजेंद्र यादव इस कहानी के बारे में ये कहते हैं कि इसको आधुनिक हिंदी कहानी पहली कहानी माननी चाहिए, उसने कहा था को। लेकिन जी बहुत सर। सारे आलोचक जैसे डॉक्टर डॉक्टर बच्चन सिंह ठीक उल्टा कहते हैं कि इस कहानी को एक खजुराहो के जो मंदिर एक अपने शिल्प पर खड़े हुए हैं, उस तरह से खड़ी हुई है, संवेदनात्मक स्तर पर इतनी मजबूत कहानी नहीं है। तो आप किसके कथन से सहमत हो कि दो उसने कहा था कि कहानी पर आप इसको एक अच्छी कहानी मानते हो या ऐसे किस किस तरह से कहानी को आप इसके कहानी का समर्थन शिल्प की दृष्टि से करोगे या संवेदना की दृष्टि से करोगे? जी सर, या दोनों? मैं राजेंद्र यादव जी के पक्ष में जाऊँगा क्योंकि हुँ, हुँ। मुझे ये शिल्प के स्तर पर भी बहुत प्रौढ़ कहानी लगती है क्योंकि जी, पूर्वदीप्ति जी, शैली में बिल्कुल। जो इस कहानी का वर्णन किया गया है, वो बहुत अद्भुत है और संवेदना के स्तर पर भी अगर कह रहे हैं तो इस कहानी को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो एकदम खत्म करके ही रहते हैं। इस प्रकार की एकदम भावानुभूति एक भाव उमड़ पड़ते हैं और प्रेम का जिस प्रकार का उदात्त चित्रण इसके अंदर किया गया है, वो बहुत अद्भुत है सर। जी, जी, जी। आधुनिक काल का कोई ऐसा कवि या लेखक जो कवि है जो आपको बिल्कुल जो 1947 के बाद में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा सर आपको जैसे कि वर्तमान में कोई ऐसा जो जो आपके कवि है 4-5 जो जीवित कवि है जो आपको पसंद हो और जिनके नाम बताइए सर? जी सर, वर्तमान में आपने जैसा कि पूछा है कि 1947 के बाद के, तो नहीं, नहीं 1947 के मैं बाद सरल में जो सवाल सर मैं सवाल को बदल रहा हूँ कि जी, आपको जी, जो जी। वर्तमान में जो जीवित कवि है और जो कवि है जो आप हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान रखते हैं? जी सर, वर्तमान में तो एक कवि हैं सर अपने राजस्थान के ही हैं, ऋतुराज हुँ, कवि हैं, और हुँ, उनकी हुँ। कन्यादान कविता मैंने पढ़ी है, वो बहुत अच्छी हाँ, लगी है नहीं सर। कवियों के नाम बताओ 5 कवियों के। वर्तमान जो कवि हैं वो?
जीवित कवि है, हाँ, बिल्कुल। जी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, ऋतुराज और अपने राजस्थान के आचार्य नंद किशोर। ये सर ये जीवित है कि आपको कुंवर नारायण है या आपको ये लगता है कि जैसे केदारनाथ सिंह? जी सर, कुंवर नारायण का मेरे ख्याल से अभी थोड़े दिन पहले देहावसान हो गया था। केदारनाथ सिंह जी भी वर्तमान में जीवित हैं और नंद किशोर आचार्य जी भी जीवित हैं, ऋतुराज भी जी, जीवित जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। कुछ पत्रिकाएँ हैं जिसको आप वर्तमान में पढ़ते हो सर आप? कोई पत्रिका हिंदी की? जी सर, मैं पत्रिकाएँ पढ़ता हूँ। एक तो मेरे चित्तौड़ में निकलती है सर मीरायन, जो मीरा स्मृति संस्थान से निकलती है। उसको मैंने पढ़ी भी है और मैं शोध कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने उसका उसमें उपयोग भी किया है। और हंस पत्रिका मेरे घर पर पहले 1 साल पहले तक आती थी, बीच में थोड़े दिन बंद हो गई थी, लेकिन अभी मैंने वापस शुरू कर दी है उसका। अ, मनु भंडारी का जो विशेषांक आया है, वो अभी मेरे पास आ चुका है सर। हंस पत्रिका के वर्तमान में संपादक कौन है सर? संजय सहाय जी हैं सर। संजय साहसी। तो आप शोध कार्य कर रहे हो, एक आलोचना पत्रिका निकलती है, आपको ध्यान है सर? जी सर, आलोचना पत्रिका मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रही है सर, क्योंकि मेरे शोध कार्य में अच्छा, आलोचना पत्रिका का ज़्यादा उपयोग हुआ नहीं सर। जी, शोध किस पे कर रहे हैं सर? जी सर, मेरा आपका शोध शोध का का विषय विषय क्या है है? चित्तौड़गढ़ में हिंदी साहित्य में हुँ, चित्तौड़गढ़ एक अध्ययन। चित्तौड़गढ़ एक अध्ययन। आपके चित्तौड़गढ़ से एक एक युवा साहित्यकार है, जो वर्तमान में एक पत्रिका बनास जन का संपादन कर रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं। आप उनको जानते हो? जी सर, मेरे मित्र हैं, अभी थोड़े दिन पहले होटल में मिलना हुआ था, 15-20 दिन हुँ, पहले ही वो यहाँ पर पधारे थे। हैं? बनास जन पत्रिका निकालते, कप्पासन के पल्लव जी नंदवाना है वो। हुँ, जी हुँ, सर। हुँ। जी, थैंक यू सर। आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। ठीक है सर, धन्यवाद गुड सर, नाइट। धन्यवाद सर। जी।